सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। ये जो बुक अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, द डायमंड्स इन द डस्ट बाय सौरभ मुखर्जी। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है जो एक बेसिक थिंग्स है, जैसे कि एक इंडियन इन्वेस्टिंग में कौन कौन सी मिथ्स वगैरह होती है। फिर हमने लास्ट मतलब प्रीवियस जो हमारा हुआ था सेशन, उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि कैसी कंपनीज जो है वो आपको अवॉइड करनी चाहिए, बाय नहीं करनी चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। तो अभी हम इस चैप्टर के अंदर हम ये देखेंगे कि आपको कैसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसी कंपनी को हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि आपको कैसी कंपनी मतलब एक अच्छी कंपनी कैसे फाइंड आउट करें। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में जो सौरभ मुखर्जी और जो बाकी के ऑथर्स हैं उन्होंने डिस्कस किया इस बुक के अंदर, उसके बारे में आज हम यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं जनरली वॉरेन बफेट का जो एक कोट है कि द आइडियल बिजनेस इज द वन दैट अर्न्स वेरी हाई रिटर्न्स ऑन कैपिटल एंड दैट कीप्स यूजिंग लॉट्स ऑफ कैपिटल एट दोज हाई रिटर्न्स एंड दैट बिकम्स अ कंपाउंडिंग मशीन। मतलब ये वॉरेन बफेट जी जनरली यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि हमें एक ऐसी कंपनी फाइंड करनी है, ऐसा स्टॉक फाइंड करना है कि जो कंसिस्टेंटली अपना जो रिटर्न है, मतलब जो भी वो कंपनी अपना जो भी इन्वेस्ट कर रहा है अपने बिजनेस के अंदर, वहाँ पे वो जो कंपनी है वो हाई रिटर्न्स जनरेट कर पानी चाहिए अपने जो भी ऑपरेशंस है वहाँ से। और फिर वो जो हाई रिटर्न्स वो जो जनरेट हो रहा है, तो वहाँ से कंपनी को जो है वो वापस से वही जो कैश फ्लो जो जनरेट हुआ है उसको बिजनेस में वापस लगाना है। तो अगर वो कंटिन्यूअसली अगर कोई बिजनेस अगर ऐसा करता रहता है तो उसका जो स्टॉक है वो एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो आइए कि इसके पीछे का एग्जैक्ट रीजन वगैरह क्या है और हम एक अच्छी कंपनी, एक ग्रेट फ्रेंचाइजी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए फटाफट से हम देखते हैं कि वो कैसे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहला अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक है तो वो है हाई आरओसी। आरओसी मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एग्जाम्पल भी बुक के अंदर दिए गए हैं कि जहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि अगर आप जाके देखोगे screener.in पे, तो वहाँ पे पेज इंडस्ट्रीज जो है तो उनका जो हाई आरओसी है वो ऑलरेडी 50% से ज़्यादा है। फिर सेकंड आप नेस्ले का भी देख सकते हो कि नेस्ले है, कोलगेट है, दोनों के आरओसीई जो है मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 100% से भी ज़्यादा है। मतलब ऐसी कंपनीज हमें फाइंड आउट करनी है कि जिनका आरओसीई जो है वो ज़्यादा हो। और आरओसीई मतलब सिर्फ और सिर्फ हमें आरओसी एक कि एक सिंगल कंपनी के अगेंस्ट में हमें नहीं देखना है। मतलब यहाँ पे हमें फॉर एग्जांपल अगर हम पेज इंडस्ट्री का देख रहे हैं तो वहाँ पे हमें उसके जो पीयर्स है कि जो लिस्टेड है ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में, जैसे कि लक्स हो गया, रूपा हो गया, डॉलर हो गया, तो ये जो 3-4 कंपनी और है उसके कंपैरिजन में हमें देखना है कि उनके कंपैरिजन में पेज इंडस्ट्री का आरओसीई जो है वो कैसा है, मतलब बेटर है, वर्स है, क्या है। तो ऐसे हमें यहाँ पे आरओसीई जो है वो कंपेयर करना चाहिए। तो अगेन आरओसी मतलब यही हुआ कि कंपनी जो भी धंधे में जो पैसा लगाती है उसमें से वो कितना रिटर्न जो है वो अपने इन्वेस्टमेंट पे वो जनरेट कर पाती है। तो ये जितना हाई होगा उतना ही बेटर है। तो ये वन ऑफ दी क्राइटेरियास है कि जहाँ पे कि आपको अगर कोई ग्रेट कंपनी फाइंड आउट करनी है अर्ली स्टेज में, अगर आपको कैच करना है उसको, तो आपको सबसे पहले यही देखना है कि उसका जो आरओसीई जो है वो अच्छा होना चाहिए। फिर सेकंड यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है वो है हाई री इन्वेस्टमेंट रेट। मतलब यहाँ पे एक बार चलो हमने ये देख लिया कि आरओसीई जो है वो अच्छा है कंपनी का, बट अगर वो आरओसीई अच्छा है, अगर वो रिटर्न जो वो जनरेट कर पा रही है, अगर कंपनी जो है वो रिटर्न को, वो जो एक्सेस कैपिटल जो कंपनी के पास बच रहा है, अगर वो उसको री इन्वेस्ट नहीं कर पा रही है अपने ही बिजनेस में एक्सपांड करने में, ग्रोथ करने में, तो कंपनी का जो स्टॉक है वो उतना परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि अंडरलाइन बिजनेस जो है वो भी इतना एक्सपांड अभी नहीं कर पाएगा। तो ये अगेन मतलब यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ हाई आरओसी अगर किसी कंपनी में है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमें उस कंपनी का स्टॉक जो है वो बाय कर लेना है या तो फिर वो कंपनी जो है वो सही है। मतलब ऐसा हम सिर्फ और सिर्फ आरओसी, हाई आरओसी को देख के हम ये जज नहीं कर सकते। हमें दोनों चीजें देखनी है। मतलब कंपनी का आरओसी जो है वो भी हाई होना चाहिए और कंपनी जो इन्वेस्टमेंट कर रही है अपने ही बिजनेस में वो भी हाई होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें अगर यहाँ पे अगर कंबाइन होती है तो हम एक बोल सकते हैं कि आपने एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर जो है वो आइडेंटिफाई किया है। फिर नेक्स्ट आता है कि यहाँ पे सौरभ मुखर्जी जो है उन्होंने यहाँ पे एक बुक है ब्रूस ग्रीनवाल्ड करके, आई थिंक कंपटीशन डीमिस्टिफाइड करके एक बुक है, उसके अंदर ये 3 मेजर क्राइटेरिया दिए गए हैं कि कंपिटिटिव एडवांटेज आता कैसे है। मतलब या तो सप्लाई साइड से आपका कुछ फैक्टर है, या तो डिमांड साइड से है, या इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है। ये 3 चीज़ों से आपका जो कंपिटिटिव एडवांटेज जो है वो जनरेट हो सकता है। तो अगेन यहाँ पे जो सौरभ मुखर्जी जो है उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हॉकिंस वर्सेस टीटी के प्रेस्टीज। मतलब हॉकिंस और दोनों प्रेशर कुकर इंडस्ट्री जो है उसके अंदर इनिशियली थे। आज भले ही वो दूसरे किचन अप्लायंसेस में भी वो लोग आ गए हैं, बट इनिशियली
दोनों की ब्रांड जो है वो भी स्ट्रांग है मार्केट में, ब्रांड रिकॉल जो है वो भी ज़्यादा है। बट एनीवे अब जब हम देखते हैं ना, तो हॉकिंस का अगर आप जो उसका स्टॉक का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हॉकिंस ने एक्चुअली में अंडर परफॉर्म किया है टीटी के प्रेस्टीज को। क्यों? अभी अगर आप सिर्फ और सिर्फ अगर आरओसीई के बेस पे अगर आप देखने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों के आरओसीई जो थे वो 20% से ज्यादा थे कंटिन्यूअसली। बट टीटी के प्रेस्टीज ने क्या किया कि अपने जो कैश फ्लो आ रहा था उसमें 80% उनका एवरी ईयर मतलब वो री इन्वेस्ट करते थे अपने बिजनेस में। उसकी वजह से कंपनी जो है उन्होंने फास्टर एक्सपेंड किया। तो ये सारी चीजें हमें देखनी चाहिए और उसकी वजह से आप देख सकते हो कि उनका जो स्टॉक का जो परफॉर्मेंस है दोनों का वो भी पूरा डिफरेंट है। तो ये तो हमने बात करी कि ब्रूस ग्रीनवाल्ड करके जो ऑथर थे उन्होंने जो बुक के अंदर डिस्कस किया था कि सोर्सेज ऑफ कम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो सप्लाई डिमांड इकोनॉमिक स्केल या 3 फैक्टर से आ सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दिस क्या हो सकता है? तो यहाँ पे सौरभ मुखर्जी जो है उनको एक गुरु है सर जॉन के करके, उन्होंने उनको एक फ्रेमवर्क दिया हुआ है कि जहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कंपिटिटिव एडवांटेज जो है वो कंपनीज जो है वो कैसे गेन कर सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है वो है इनोवेशन। तो इनोवेशन का यहाँ पे दो तीन एग्जांपल बुक के अंदर दिए हुए, उसमें से वन ऑफ द एग्जांपल है एशियन पेंट्स। तो एशियन पेंट्स आप सोच सकते हो कि कंपनी जो है एशियन पेंट उसने 1970s में अपना जो सबसे पहला जो एक मेन फ्रेम, उस टाइम पे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स वगैरह आते थे बहुत बड़े जो कि पूरे रूम जिसका फिल हो जाता था उसका वैसे, ठीक है। तो उस टाइम पे भी उन्होंने अपने डिमांड फोरकास्टिंग के लिए कंप्यूटर्स की ऑलरेडी टेक्नोलॉजी जो थी वो उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था उस टाइम पे भी। फिर यहाँ पे एशियन पेंट के बारे में और भी बहुत कुछ डिस्कस किया गया है कि हाउ एशियन पेंट एक्चुअली में उन्होंने इनोवेशन को यूज़ करके अपना जो कम्पिटिटिव एडवांटेज है उसको कैसे मेंटेन किया है, बिल्ड किया है। फिर सेकंड फैक्टर यहाँ पे दिया हुआ है ब्रांड का। ब्रांड मतलब ब्रांड के बारे में अगर हम जब भी किसी भी अच्छी कंपनी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं ना, तो हमेशा ब्रांड वैल्यू आपको देखना चाहिए। मतलब हाँ, एक्सेप्ट कमोडिटीज, हमें ब्रांड वैल्यू जो है वो हमें देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगेन पेज इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल दिया है। अभी हमें भी पता है कि मार्केट में ऑलरेडी होइजरी जो इंडस्ट्री है वहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स ऑलरेडी है, मतलब ऑर्गेनाइज भी है, अनऑर्गेनाइज भी है। बट पेज इंडस्ट्री जो है उसने अपना ब्रांड जो है वो इस तरह से बिल्ड किया है कि जो बाकी उसके जितने भी कंपटीटर्स है उससे बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अपीलिंग है। तो इसके वजह से पेज इंडस्ट्रीज का अगर आप आरओसी अगर आप देखते हो तो वो ज़्यादा है। सेम चीज़ अगर आप नोटिस करना चाहोगे जहाँ पे लेट्स से कि कोलगेट है, तो कोलगेट का भी आरओसी जो है वो 100% से भी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आज जब भी हम कभी भी हमारे फ्रेंड्स कलीग्स के बारे में उनके साथ जब भी हम बात करते हैं, और अगर लेट्स से कि अगर टूथपेस्ट वगैरह की बात निकली है तो हम कभी भी टूथपेस्ट ऐसा नहीं बोलते, हम जनरली यही बोलते हैं कि कोलगेट कौन सा है। तो ये वाला सीन होता है जनरली। तो यहाँ से पता चलता है कि ब्रांड का जो कि माइंड पे कितना इम्पैक्ट होता है कंज्यूमर के, और उसकी वजह से एक शेयर होल्डर को भी कितना रिटर्न अच्छा सा मिल सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे एक मतलब अकॉर्डिंग टू सर जॉन के, ब्रांड जो है वो भी एक सोर्स हो सकता है कम्पिटिटिव एडवांटेज का। फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर मतलब कि कंपनी का अपने डीलर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, अपने कस्टमर्स जो है उनके साथ रिलेशनशिप वगैरह कैसा है, उनका पूरा कंपनी के अंदर स्ट्रक्चर कैसा है, इसके ऊपर डिपेंडेंट करता है। तो आप जनरली जब आप देखोगे तो पीडीलाइट जो है वो ऐसी कंपनी है कि जो अब लेट्स से कि अगर आप सेल्स के लिए भी अगर आप उनकी जॉब वगैरह देखोगे तो वो जनरली आईआईएम्स वगैरह है, ऐसी हाई एंड जो कॉलेजेस है, टॉप कॉलेजेस, वहाँ से ही वो लोग अपने जो सेल्स के लिए जो हायरिंग करते हैं वो भी वहाँ से करते हैं। मतलब आप एक बात समझ सकते हो कि जो एम्प्लॉयज़ की जो क्वालिटी है वो भी कितनी हाई है। फिर वहाँ पे मतलब पीडीलाइट के बारे में अंदर बुक के अंदर बहुत ही डीप में डिस्कस किया गया है कि पीडीलाइट कैसे अपने डीलर्स के साथ अपना रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन करता है। मतलब वो एक सेंस ऑफ कम्युनिटी वहाँ पे बनाया हुआ है। मतलब यहाँ पे कंपनी जो है वो क्लब वगैरह भी चलाती है, मतलब अपने डीलर्स के लिए, फिर कारपेंटर्स के लिए। तो लेट्स से कि अगर पीडीलाइट ने किसी सिटी के अंदर अगर कोई अपने क्लब के मेंबर्स के लिए अगर कोई इवेंट वगैरह रखा है, तो वहाँ पे जब भी ये मेंबर जो है भले वो कारपेंटर हो, तो अगर वो लोग जब भी लेट्स से कि वो ट्रेन से अगर वो आते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ है, एग्जीक्यूटिव्स है, वो उनको वहाँ पे रिसीव भी करने जाते हैं। मतलब वहाँ तक वो जो रिस्पेक्ट है वो अपने ये जो डीलर्स है, पेंटर्स हैं, उनको वो देते हैं। तो आप समझ सकते हो कि पीडीलाइट का एक कल्चर जो है वो एक वर्क कल्चर कितना बेटर है कंपेयर टू अदर कंपनीज। फिर यहाँ पे है स्ट्रेटेजिक एसेट, मतलब आईबीएस जो फ्रेमवर्क है उसका फाइनल एस्पेक्ट है वो है स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट। तो यहाँ पे अगेन डिविस लैब का एग्जांपल दिया गया है। तो डिविस का एग्जांपल क्यों दिया गया है? डिविस हमें सबको पता है कि वो एक एपीआई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, फार्मास्यूटिकल, और वो फाइजर है, सनोफी है, तो ऐसी जो इनोवेटर कंपनी है यूएस में, तो उनके लिए एपीआई वगैरह बनाते हैं यहाँ से। तो
अब जब भी इनोवेटर कंपनी होती है ना, वो जब भी अपनी टेक्नोलॉजी को लेट्स से कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो आउटसोर्स करते हैं, तो उनको हमेशा एक डर लगा रहता है कि मैं जिसको भी आउटसोर्स कर रहा हूँ तो वहाँ पे क्या मतलब लेट्स से कि अगर मैं कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ वो चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो उनको जनरली ये डर लगता है कि जो मैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ क्या वो ये लोग जो है वो चोरी तो नहीं कर लेंगे ना। तो ऐसा एक डर हमेशा उन लोगों को रहता है। और पास्ट में भी ऐसे बहुत सारे केसेस हो चुके हैं कि जहाँ पे जब भी ऐसी कंपनीज जो है जो अपने टेक्नोलॉजी वगैरह ट्रांसफ़र करती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए एशियन रीजन में, लेट्स से कि इंडिया हो या चाइना हो, फिलीपींस हो, इंडोनेशिया हो, तो वहाँ पे जनरली ये होता है कि जो आईपी थेफ्ट होता है, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो जनरली क्या करती है कि वो थोड़ा लीक होता जाता है और इसकी वजह से जो इनोवेटर कंपनी है उनको डिसएडवांटेज होता है। तो यहाँ पे डीवीज का स्ट्रेटेजिक एसेट क्या है? तो यहाँ पे डीवीज का स्ट्रेटेजिक एसेट मेन यही है कि कंपनी जो है वो अपने क्लाइंट्स के लिए फुल मतलब वो प्रोटेक्शन देती है कि अब हम कभी भी आपके साथ डायरेक्टली कंपीट भी नहीं करेंगे ना ही, और आप जो भी हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हो वो 100% कॉन्फिडेंशियल रहेगी। तो इसकी वजह से क्लाइंट जो है उनको भी एक ट्रस्ट बैठता है ऐसी कंपनीज पे जब वो आउटसोर्स कराते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आपको देखना चाहिए जब भी आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको देखना है कि वो कंपनी कैसी है। तो ये सारे फैक्टर्स जब आप देखोगे तो आपको एक ग्रेट कंपनी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे जो पॉसिबली पोटेंशियली फ्यूचर में आपके लिए अच्छा खासा शेयर होल्डर का एक वेल्थ क्रिएट कर सकता है। तो इस चैप्टर में मेनली यही सारे पॉइंट जो है वो डिस्कस किए गए थे। थैंक यू।